साल 1914 एक 8 साल का लड़का जापान के किसी गांव में रहता था। एक दिन अचानक से उसे एक मशीन 4 टायरों पर चलती नजर आई। वो मशीन असल में गाड़ी थी। तब से ही उसे कार्स और मैकेनिकल पार्ट्स में इंटरेस्ट हुआ। इस बच्चे का नाम था सोचाइरो होंडा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये गांव का गरीब बच्चा आगे जाकर एक बहुत बड़ी कंपनी होंडा का मालिक बनेगा। साल 1906 जापान के माउंट फूजी के एक गांव में सोचाइरो होंडा पैदा हुआ। उसका फादर साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था। होंडा माँ बाप का इकलौता बच्चा था, तो माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। होंडा को बचपन से पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वो बचपन से ही अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयरिंग का काम करने लगा। जब वो 16 साल का हुआ तो उसे न्यूज़पेपर में जॉब का एड मिला। वो एड था टोक्यो के आर्ट शुकाई कंपनी का। इस ऑटोमोबाइल कंपनी को कुछ टेक्नीशियंस चाहिए थे। होंडा ने उस कंपनी को लेटर लिखा और खुशकिस्मती से उसका जॉब हो गया। अब होंडा खुशी खुशी टोक्यो चला गया। जब उसने जॉब स्टार्ट किया तो उसकी खुशी गम में बदल गई, क्योंकि वो गांव से बड़ा आदमी बनने आया था और यहाँ आकर कंपनी ने उससे सफाई के काम में लगा दिया। होंडा बहुत ज्यादा मायूस हुआ, लेकिन अब वो क्या करता, वापस घर जा नहीं सकता था, क्योंकि उसे वापस जाकर माँ बाप को फेस करने में शर्म महसूस हो रही थी और काम उसके ख्वाहिश के मुताबिक नहीं था। लेकिन जैसे तैसे करके उसने जॉब जारी रखा। अब कुछ महीने काम करने के बाद आर्ट शुकाई के मालिक ने उससे वर्कशॉप के काम लेना स्टार्ट किए। होंडा तो पहले से ही इस काम में इंटरेस्टेड था, तो कुछ ही महीनों में वो कार के तमाम पार्ट्स और उसके काम के बारे में जान चुका था। इसी दौरान आर्ट शुकाई कंपनी ने कुछ स्पोर्ट्स कार भी बनाना स्टार्ट किया, जिसमें आर्ट डिमलर और कर्टिस शामिल थी। इन्हीं कार्स ने जापान मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में हिस्सा लिया और उस चैंपियनशिप में फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की। होंडा अब तक एक अच्छा मैकेनिक बन चुका था और इस रेस में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर की सीट पर बैठा था। यहाँ से सोचाइरो होंडा ने कार को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। अगले कई साल तक वो आर्ट शुकाई में काम करता था और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता रहता था। साल 1928, इस वक्त होंडा की एज सिर्फ 22 साल थी। कंपनी ने एक और ब्रांच हेमामात्सु शहर में खोलने का फैसला किया। ब्रांच खोलने के बाद मालिक ने उस ब्रांच की सारी जिम्मेदारी होंडा को दी और उसे ब्रांच का इंचार्ज बना दिया। होंडा ने इस नई ब्रांच को सिर्फ एक वर्कर से स्टार्ट किया और 1930 तक सिर्फ 2 साल में इस ब्रांच को 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। अब तक वो एक कामयाब मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर बन चुका था। होंडा ने अपने एक्सपीरियंस से अपने मालिक के लिए स्पोर्ट्स कार तैयार किया जो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी। इस स्पीड ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अगले 20 साल तक भी ये रिकॉर्ड बना रहा। ये देखकर मालिक के दिल में होंडा की इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ी। साल 1936 में एक रेस के दौरान होंडा का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसे बहुत गहरे जख्म लगे। उसका लेफ्ट हैंड पूरे तरीके से फ्रैक्चर हुआ और उसके चेहरे पर भी बहुत जख्म आए। उसे अपनी जिंदगी यहीं खत्म नजर आ रही थी। अब ना तो वो मैकेनिक्स का काम कर सकता था और ना ही ड्राइविंग कर सकता था। कई महीनों के बाद जब होंडा की हालत बेहतर हुई तो उसने अपने मालिक को नया आइडिया दिया। उसने कहा कि क्यों ना हम कार के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करे और इसके लिए एक अलग कंपनी स्टार्ट करे। आर्ट शुकाई के मालिक ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कंपनी के बाकी स्टेक होल्डर्स ने होंडा का ये आइडिया फौरन से रिजेक्ट किया, क्योंकि इस कंपनी से उन्हें बहुत फायदा हो रहा था और दूसरी कंपनी बनाने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। यहाँ से होंडा ने फैसला किया कि वो खुद ही इसी कंपनी को बनाएगा जहाँ कार के पार्ट्स बनेंगे। साल 1936, सिर्फ 30 साल की उम्र में होंडा ने एक दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम था टोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री और अपने दोस्त को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। होंडा ने कंपनी तो बना ली, लेकिन उसके चलाने के लिए पैसे नहीं थे। होंडा पूरे दिन आर्ट शुकाई में काम करता और रात को अपनी नई कंपनी में छोटे छोटे पार्ट्स बनाने की कोशिश करता। अगले कई महीनों तक वो लगातार काम करता रहा, लेकिन उसे कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही थी। उल्टा ज्यादा काम करने से उसकी सेहत खराब होने लगी। 1939 में आखिरकार 3 साल बाद वो इंजन का एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। अब उसने आर्ट शुकाई से काम छोड़कर
फुल टाइम अपने कंपनी में पिस्टन बनाने में लगा रहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि अभी भी उसके पिस्टन में फॉल्ट मौजूद है। जब उसने टोयोटा कंपनी को अपने डिजाइन ऑफर किए तो टोयोटा ने उसके 50 में से 47 डिजाइन रिजेक्ट कर दिए। ये बात होंडा पर बिजली बनकर गिरी। अब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। होंडा पूरे जापान में विजिट करने लगा। वो मुख्तलिफ कंपनीज की रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करता और अपने पास उनके रिक्वायरमेंट्स का डेटा जमा करने लगा। अगले कई साल तक ऐसा ही करता रहा। अब एक बार फिर से होंडा ने पिस्टन बनाए। इस बार पिस्टन की क्वालिटी अच्छी थी और सारी कंपनियों की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरती थी। यहाँ से होंडा का काम चल पड़ा और उसे धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिलने लगे। एक बार फिर से होंडा की किस्मत चमकी। ऑर्डर इतने ज्यादा थे कि उसकी कंपनी ने 2000 न्यू वर्कर्स को हायर किया। ये देखकर होंडा बहुत खुश था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि होंडा की ये खुशी बस कुछ ही महीनों की मेहमान है और आगे एक बहुत बड़ा मसला आने वाला है। साल 1941 जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया। जापान की गवर्नमेंट ने सारी कंपनीज को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें सुचाइरो होंडा की कंपनी भी थी, और होंडा को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। होंडा का मसला और भी बढ़ा जब उसके वर्कर्स को मिलिट्री के कामों में लगा दिया। अगले 3 साल बहुत मुश्किल में गुजरे। 1944 में तो होंडा के सारे ख्वाबों पर पानी फिर गया जब एक मिसाइल आकर सीधा होंडा की फैक्ट्री में लगा। 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक ने तो जापान की कमर ही तोड़ दी। इसके बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और जंग खत्म हुई, लेकिन इस दौरान होंडा का सब कुछ खत्म हो चुका था। इसके बाद होंडा ने अपना बचा कुचा सामान टोयोटा कंपनी को 4.5 लाख येन्स में बेच दिया और एक बार फिर होंडा जॉबलेस हो चुका था। ये हालत सिर्फ होंडा की नहीं हुई, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनीज को इस हालत से गुजरना पड़ रहा था। जापान की इकोनॉमी क्रैश हुई थी और वहाँ के लोगों को खाने पीने की चीजें मिलना भी मुश्किल हुआ। जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना भी मुश्किल हुआ क्योंकि जापान में पेट्रोल इंतहाई महंगा हो चुका था। एक दिन रास्ते से गुजरते हुए होंडा को जंग से बचा एक छोटा सा पुराना इंजन मिला। होंडा अपनी आदत से मजबूर था। वो इंजन घर लाया और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। अचानक से होंडा के जहन में एक सवाल आया कि क्यों ना इस इंजन को किसी तरीके से साइकिल में फिट करके यूज में लाया जाए, जिससे पेट्रोल का खर्चा भी कम होगा। और इस महंगाई के दौर में ऐसी साइकिल की बहुत सख्त जरूरत भी थी। होंडा ने ऐसा ही किया और वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब भी हुआ। अब देखते ही देखते होंडा का ये आइडिया बहुत फेमस हुआ। होंडा के पास एक बार फिर बहुत से ऑर्डर्स आने लगे। डिमांड को देखते हुए होंडा ने अपने इंजन डिजाइन करने शुरू किए। यहाँ से पहली बार होंडा का लोगो सामने आया, जो आज तक चल रहा है। जब डिमांड बहुत हाई हुआ तो होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल पर प्रोडक्शन कर सके, तो उसने बहुत सारे दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। होंडा का ट्रस्ट लोगों में इतना था कि 3000 दुकानदारों ने एडवांस में होंडा को पैसे जमा कराए। अगले कुछ ही महीनों में होंडा ने ऐसी मोटर बाइक बनाई जो मार्केट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी। ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई, जिसने मार्केट में आते ही धूम मचा लिया। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इस बाइक ने अमेरिका की हार्ले डेविडसन और ट्रायम्फ की सेल को बहुत पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक था, तो अब उसने स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो हर बाइक रेस में जाता और जीतने वाले बाइक की खास फीचर्स को नोट डाउन करता। उस वक्त रेसिंग कंपटीशन, रेस कम और कंपनीज के लिए मार्केटिंग टूल ज्यादा हुआ करता था। कुछ ही सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 के इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। यहाँ से होंडा पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। अब होंडा एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका था। 1968 तक ये कंपनी बाइक के 1 करोड़ यूनिट्स सेल कर चुकी थी। 62 इयर्स की एज में सुचाइरो होंडा बहुत सारी कामयाबी हासिल कर चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी का मकसद अभी भी बाकी था। वो था कार मैन्युफैक्चरिंग। होंडा ने कार मैन्युफैक्चरिंग का फैसला किया। बहुत सारे लोगों ने होंडा को मना भी किया, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। उस वक्त जापान में टोयोटा और निसान जैसी कंपनीज पहले से ही मार्केट में कदम जमाई बैठी थी और इनके बीच में जगह बनाना काफी मुश्किल था।
होंडा ने अपनी पहली पिकअप T360 लॉन्च की जो पूरी तरह से फेल हो गई। उसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की जिसके सिर्फ 1300 यूनिट्स सेल हुए। अब कई साल की मेहनत और कई सारे डिजाइन रिजेक्ट होने के बाद 1992 में कंपनी ने होंडा सिविक लॉन्च की जो कामयाब साबित हुई, जिसके मॉडल्स आज तक पूरी दुनिया में चलते हैं। 1980s में होंडा जापान की तीसरी बड़ी कंपनी थी और सिर्फ 10 ही सालों में होंडा दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई। आज हमें होंडा का नाम कार्स, बाइक्स, बोट इंजन, प्लेन इंजन और बहुत सारे पावर टूल्स पर देखने को मिलता है। साल 1991 में सोचाइरो होंडा बहुत सारी कामयाबी हासिल करने के बाद आखिरकार इस दुनिया से चला गया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।